Hello students, we are going to start chapter number 2. Chapter name is Microorganisms Friend and Foe. इसका ये सेकंड पार्ट करेंगे हम। इससे पहले पार्ट में माइक्रो क्या है, इसके कितने मेजर ग्रुप हैं और क्या हमारी लाइफ में क्या फ़ायदे हैं माइक्रो के, एज अ फ्रेंड कैसे वर्क करते हैं ये हमारे लिए, ये सारा हम कर चुके हैं। ये सारा माइक्रो इनके टाइप्स, कैसे फ्रेंडली है ये हमारे लिए, कहाँ कहाँ पे इनको यूज़ करते हैं हम, फर्मेंटेशन क्या है, वैक्सीनेशन में कहाँ यूज़ है, सोइल की फर्टिलिटी को कैसे इंक्रीज़ करते हैं, ये हमारे एनवायरनमेंट को कैसे क्लीन करते हैं, ये सारा हम इससे पहले वीडियो के अंदर कर चुके हैं। अभी देखिए, अभी हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हार्मफुल मतलब कैसे ये हमारे लिए नुकसान करते हैं। हमने जैसे चैप्टर के नेम के अंदर देखा तो ये हमारे लिए फ्रेंड भी हैं और फो भी हैं। तो फो कैसे ये हमारे लिए, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मैनी वेज, कई तरीक़ों से ये हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोज डिजीज़ इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज़ कोज करते हैं, बीमारियां करते हैं, किसके अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर भी, प्लांट्स के अंदर भी और एनिमल्स के अंदर भी। सच डिजीज़ कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज़ कोज करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पैथोजेंस। मतलब सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके पैथोजन नहीं है, क्योंकि कुछ हमारे लिए फ़ायदेमंद भी है। कुछ जैसे कि फंगस है, आप खाते भी हो, मशरूम खाते हो आप, फंगस है वो मशरूम, तो वो हमारे लिए क्या है, फ़ायदेमंद है। इसी तरह लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है वो भी क्या है, कर्ड बनाने के काम आता है, चीज़ बनाने के काम आते हैं, तो ये क्या है, वो भी हमारे लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है, जो हमें नुकसान करते हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, पैथोजेंस। पैथोलॉजिकल लैब्स के बारे में सुना होगा आपने। पैथोलॉजिकल लैब्स के अंदर क्या होता है, वहाँ पे आपके पैथोजेंस को ही टेस्ट किया जाता है कि कौन सी जो आपको बीमारी है वो किस पैथोजन की वजह से हुई है, बैक्टीरिया की वजह से है या फिर किसी फंगस की वजह से है या प्रोटोजोआ की वजह से है। तो ये है आपका पैथोजेंस। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल फूड, इसके अलावा बीमारी तो करते ही हैं ये, हमारा जो खाना है उसको भी क्या कर देते हैं, ये स्पॉइल कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं हमारे खाने को, क्लॉथ को और इसके अलावा लेदर को। जो हमारा लेदर है उसके अंदर भी क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेदर को भी ख़राब कर देते हैं। क्लॉथ्स के ऊपर भी जैसे फंगस वगैरह लग जाती है तो कपड़े भी हमारे क्या हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने बोला है, लेट अस स्टडी मोर अबाउट दीज हार्मफुल एक्टिविटीज़। इन एक्टिविटीज़ के बारे में अब हम क्या करेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे कि कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज़ कोज करते हैं, कौन सी डिजीज़ कोज करते हैं, इसके बारे में। तो देखिए आगे क्या है हमारा, डिजीज़ कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन बींग्स के अंदर जो डिजीज़ कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे डिजीज़ फैलाते हैं, किस तरह से वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, क्या हमारे बॉडी को उससे नुकसान होता है। तो जहाँ पे भी पैथोजन वर्ड आएगा वहाँ पे आपको समझ जाना है माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है पैथोजेंस। बस ये कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारे लिए नुकसान करते हैं, जो हमें डिजीज़ कोज करते हैं। पैथोजेंस एंटर अवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ। जो पैथोजेंस है ये कहाँ से एंटर कर सकते हैं हमारे बॉडी के अंदर, एयर से एंटर कर सकते हैं, क्योंकि हम सांस लेने के लिए किसका यूज़ करते हैं, एयर का यूज़ करते हैं। दी वाटर वी ड्रिंक, वाटर के थ्रू भी हमारी बॉडी के अंदर ये जा सकते हैं। द फूड वी ईट, और जो खाना हम खाते हैं उससे भी ये हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं, मतलब खाने से, पानी से और एयर से, किसी भी मीन्स से ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं। दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड बाय एन एनिमल। मान लिया कि किसी के अंदर ये पैथोजन किसी की बॉडी के अंदर एंटर कर चुके हैं और हम उसी पर्सन के कांटेक्ट में आ गए, तो वो क्या होगा, वो पैथोजन उससे जिससे हम कांटेक्ट में आए हैं उससे कहाँ चला जाएगा, हमारी बॉडी के अंदर। या कोई दूसरा एनिमल था, अगर हम उसके कांटेक्ट में आए हैं तो वो पैथोजन वहाँ से उस कैरियर से कहाँ चला जाएगा, हमारी बॉडी के अंदर। तो ये डायरेक्ट कांटेक्ट से भी पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर सकते हैं। माइक्रोबियल डिजीज़ डेट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। आपको पता ही होगा कुछ एक डिजीज़ हमारी ऐसी होती है जो इन्फेक्टेड पर्सन से किसके अंदर फैल जाती है, हेल्दी पर्सन के अंदर। एयर से भी फैल सकती है, वाटर से भी फैल सकती है, फूड से भी, एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कांटेक्ट जैसे कि हैंड शेकिंग वगैरह हो गया। तो ये सब क्या बोलते हैं, इनको हम कम्युनिकेबल डिजीज़, मतलब कम्युनिकेबल डिजीज़ जो कम्युनिकेशन से फैल जाएंगी, एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू,
फूड के थ्रू या फिजिकली कॉन्टैक्ट ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, तो उन डिजीज़ को हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़। और हम क्या करते हैं, अगर कोई बीमार आदमी है तो हम उसके पास ज़्यादा नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं, क्योंकि वहाँ से वो डिज़ीज़ अगर कम्युनिकेबल डिजीज़ है तो वहाँ से वो कहाँ आ सकती है, हमारी बॉडी के अंदर। अभी जैसे देखिए कोविड-19 आपका, कोविड-19 भी क्या आपका कम्युनिकेबल डिजीज़ है। ये क्या होगा, जो इन्फेक्टेड पर्सन है उससे किसकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है, जो हेल्दी पर्सन है। तो इस तरह की डिजीज़ को हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़। एग्जाम्पल देखिए कम्युनिकेबल डिजीज़ के, कोलेरा हो गया आपका, कॉमन कोल्ड हो गया, चिकन पॉक्स हो गया आपका, ट्यूबरक्लोसिस हो गया। तो ये सारी कैसी डिजीज़ है जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर ट्रांसमिट हो जाती हैं। ऐसे डिजीज़ को हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़। तो क्या क्वेश्चन निकल के आया आपका यहाँ से, व्हाट आर कम्युनिकेबल डिजीज़ एंड राइट देयर एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट देखिए उसके बाद, व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम common cold sneeze fine droplet of moisture carrying thousands of virus and spread in the air। देखो होता क्या है, कैसे फैलती है ये बीमारी इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन की बॉडी के अंदर। जैसे कि मान लिया किसी को कॉमन कोल्ड है, जुकाम है किसी को, और अब वो क्या करेगा, स्नीज करेगा, छीकेगा। वो छीकने के बाद क्या होगा, जो उसके अंदर वायरस थे उस इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर, वो छींक के थ्रू जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स निकलेंगी छींक के टाइम पे, वो कहाँ पे एंटर कर जाएंगे, हमारी एयर के अंदर। एयर के अंदर फैल जाएंगे वो, और वो एयर के अंदर जो वायरस फैल गया है, जो भी उस एयर के अंदर ब्रीदिंग करेगा, सांस लेगा जो भी हेल्दी पर्सन, तो वो एयर के थ्रू कहाँ एंटर कर जाएगा, जो हेल्दी पर्सन है उसकी बॉडी के अंदर। तो आप यहाँ से बोल सकते हो, द वायरस में एंटर द बॉडी ऑफ हेल्दी पर्सन वाइल ब्रीदिंग एंड कोज इन्फेक्शन। ब्रीदिंग के टाइम पे वो बॉडी के अंदर एंटर करेगा और क्या करेगा, इन्फेक्शन कोज करेगा। देन हाउ टू डू यू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़। तो एक क्वेश्चन बूझो ने आपसे किया है यहाँ पे कि हम कैसे, फिर ये हमें पता है ये एयर के थ्रू भी ये बीमारियाँ फैल रही हैं, तो कैसे हम इन बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं, कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। उसके बाद एक आंसर दिया गया है यहाँ पे, देखिए क्या है, वी शुड कीप अ हैंकरचीफ ऑन द नोज एंड माउथ वाइल स्नीजिंग। और आपको बताया भी जाता है कि जब भी हम छींकते हैं तो उस टाइम पे हमें क्या कर लेना चाहिए, अपने नोज़ को और माउथ को क्या कर लेना चाहिए, कवर कर लेना चाहिए, ताकि जो वो ड्रॉपलेट्स है वो ज़्यादा दूर तक एयर के अंदर स्प्रेड ना हो, और जिससे क्या हो, इन्फेक्शन होने के जो चांसेस है वो क्या हो जाए, हमारे कम। इट इज़ बेटर टू कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन। और हमें पता है अगर किसी को जुकाम वगैरह है या कोई फ्लू है तो हमें उससे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखनी चाहिए, क्योंकि अगर उसके ज़्यादा आसपास रहेंगे तो इन्फेक्शन होने के चांस क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। अब उसके बाद है, देयर आर सम इंसेक्ट एंड एनिमल्स विच एक्ट एज कैरियर ऑफ डिजीज़ कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कुछ एक इंसेक्ट हैं और एनिमल्स हैं जो कैरियर का काम करते हैं। कैरियर मतलब इन डिजीज़ को एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर स्प्रेड करते हैं, फैला देते हैं। जैसे आपको पता ही होगा मॉस्किटो क्या करते हैं, डेंगू फीवर कोज करते हैं, मलेरिया कोज करते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसको बाइट करेंगे, और बाइट करने के बाद जो हेल्दी पर्सन है अगर उसको बाइट किया इन्होंने, तो फिर क्या होगा, जो हमारा इन्फेक्शन है वो कहाँ से कहाँ फैल जाएगा, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन के अंदर। और यहाँ पे जो इन्फेक्शन है वो फैलाने का काम किसने किया है, इससे पीछे तो हमने देखा एयर के थ्रू फैला था हमारा इन्फेक्शन, और यहाँ पे जो इन्फेक्शन है उसको किसने फैलाया है, कैरियर्स ने। कैरियर्स मतलब जो डिजीज़ को कैरी करते हैं, लेके जाते हैं एक हेल्दी पर्सन से, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन की बॉडी के अंदर। सबसे एग्जाम्पल, कॉमन एग्जाम्पल हाउस फ्लाई का है यहाँ पे। हाउस फ्लाई इज़ वन सच कैरियर। और आपको पता होगा ना, हम अपने खाने वगैरह को ढक के क्यों रखते हैं, मक्खियों को क्यों नहीं बैठने देते हम खाने के ऊपर, क्योंकि ये क्या करती है, कैरियर का काम करती है। ये कहीं से भी डिजीज़ को, माइक्रोब्स को उठा के लेके आएंगी और कहाँ पे छोड़ देंगी, हमारे फूड के ऊपर। द फ्लाई सिट ऑन द गार्बेज, ये किसके ऊपर बैठते हैं, गंदगी के ऊपर बैठती हैं। एंड एनिमल एक्सक्रीटा, जो एनिमल का वेस्ट है उसके ऊपर बैठेंगी ये, और जो पैथोजेंस होंगे वो क्या हो जाएगा, जहाँ पे भी ये बैठती है गंदगी के ऊपर, वो पैथोजेंस इनकी बॉडी के साथ क्या हो जाएंगे, स्टिक कर जाएंगे, चिपक जाएंगे। यही लिखा हुआ है, पैथोजन स्टिक टू देयर बॉडीज, इनकी बॉडी के साथ पैथोजन स्टिक कर जाएंगे। व्हेन दीज फ्लाइज सिट ऑन अनकवर्ड फूड दे में ट्रांसफर द पैथोजन। और जब ये हमारे अनकवर्ड फूड के ऊपर बैठेंगे तो उसमें क्या होगा, ये पैथोजेंस इनकी बॉडी से कहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, हमारे फूड के अंदर। तो इस तरह से ये क्या करते हैं, ये कैरियर्स बीमारियों को फैलाते हैं। Whoever eat the contaminated food is likely to get sick। और जो भी उस contaminated food को खाएगा, contaminated मतलब जिसके ऊपर क्या आ चुके हैं, हमारे पैथोजेंस। और पैथोजन लेके कौन आया है वहाँ पे फूड के ऊपर, ये कैरियर्स। और कैरियर्स में भी हमने एग्जाम्पल किसका किया है, हाउस फ्लाई का।
तो ये जो भी अगर ऐसा फूड खाएगा कंटेमिनेटेड फूड, तो वो क्या हो जाएगा, फिर बीमार हो जाएगा। सो इट इज़ एडवाइजेबल टू ऑलवेज कीप फूड कवर्ड। तो इसलिए हमेशा क्या बोला जाता है कि हमें हमारे खाने को क्या करना चाहिए, हमेशा ढक के रखना चाहिए। अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम्स ऑफ द फूड। और अगर मान लिया आपका कोई फूड आइटम अनकवर्ड है तो उसको हमें कंज्यूम नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए कंज्यूम करने से। दूसरा एग्जाम्पल देखिए कैरियर का क्या है, फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो। सभी ने नाम सुन रखा होगा इसका, फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो। और ये क्या करता है, मलेरिया पैरासाइट है ये, मतलब ये एक मलेरिया डिजीज़ को फैलाता है। और पैरासाइट का नाम क्या है इसके अंदर, प्लाज्मोडियम। तो एनोफ्लीज मॉस्किटो क्या करेगा, कौन सी डिजीज़ कोज करता है, मलेरिया डिजीज़। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका फीमेल एडिस मॉस्किटो। फीमेल एडिस मॉस्किटो क्या फैलाता है, कौन सी डिजीज़ फैलाता है, इट इज़ अ कैरियर ऑफ डेंगू वायरस। ये डेंगू वायरस का कैरियर है। तो वो आपको यहाँ से पता चल गया होगा कि जो मलेरिया डिजीज़ है वो किसकी वजह से फैलती है, आपके प्रोटोजोआ की वजह से, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ की वजह से। और जो डेंगू फीवर है वो कैसी डिजीज़ है, आपकी वायरल डिजीज़। आपको एक यहाँ से एग्जाम्पल पता चला है प्रोटोजोअल डिजीज़ का, जो कि मलेरिया है। और एक आपका दूसरा एग्जाम्पल पता चला आपको वायरल डिजीज़ का, जो कि क्या है, आपका डेंगू फीवर। और फैलाता कौन है, इसका कैरियर कौन है, एडिस, फीमेल एडिस मॉस्किटो। हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू। आप कैसे इसको फैलने से बचा सकते हो, मलेरिया डिजीज़ को और डेंगू डिजीज़ को। देखिए कैसे बचा सकते हैं हम इसको। वाई डज द टीचर कीप टेलिंग अस टू लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन द नेबरहुड। आपको क्या बोला जाता है कि कहीं पे भी हमारे आसपास हमें क्या करना चाहिए, वाटर को कलेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, जो हमारे मॉस्किटोज़ हैं वो एग्स ले करते हैं, अंडे देते हैं वो, और वहाँ उसके लिए जो ब्रीडिंग होगा वो क्या होगा, ब्रीडिंग प्लेस हो जाएगा मॉस्किटोज़ के लिए। और जिसकी वजह से जो इन्फेक्शन होगा वो क्या होगा, बढ़ने के चांस हो जाएंगे। तो आगे देखिए क्या बोला गया है, ऑल मॉस्किटो ब्रीड इन वाटर। जो मॉस्किटोज़ हैं वो ब्रीडिंग कहाँ पे करते हैं, अंडे वगैरह कहाँ देते हैं, वो वाटर के अंदर। हैंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर। इसलिए हमें कहीं पे भी वाटर को इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। लाइक इन कूलर्स, कूलर का भी जो हमें वाटर है वो क्या करना चाहिए, रेगुलर इंटरवल पे साफ़ करते रहना चाहिए। टायर वगैरह हैं, फ्लावर पॉट है, और बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे हमारे मॉस्किटो ब्रीड करते हैं। तो ऐसा कोई भी जगह जहाँ पे आपका वाटर इकट्ठा होता है, तो वहाँ पे आपको वाटर को इकट्ठा होने से अवॉइड करना चाहिए। बाई कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन। और क्या रखना चाहिए, आपको अपना सराउंडिंग साफ़ सुथरा रखना चाहिए। एंड ड्राई वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटोज़ फ्रॉम ब्रीडिंग। और अपने एनवायरनमेंट को हमें कैसा रखना चाहिए, ड्राई। अगर ज़्यादा गिला होगा, पानी ज़्यादा होगा, तो मॉस्किटोज़ वहाँ से ज़्यादा ब्रीड करेंगे, ज़्यादा आएंगे वहाँ पे, इन्फेक्शन क्या होगा, वहाँ पे ज़्यादा होगा। ट्राई टू मेक अ लिस्ट ऑफ द मेजर विच हेल्प टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ द मलेरिया। तो हम कैसे काम कर सकते हैं मलेरिया को स्प्रेड होने से, कैसे बचा सकते हैं हम, तो उसके बारे में बात करेंगे हम। आपको पता ही है मलेरिया अगर किससे फैलता है, मॉस्किटो से फैलता है। तो मॉस्किटो को आपको क्या करना है, ब्रीडिंग कम से कम करने देनी है, ताकि वो आगे फिर फर्दर हमारे अंडे, लार्वा वगैरह बन के दोबारा जो मॉस्किटो है वो क्या करें, इंसानों को बाइट ना करें। अब हमें एक टेबल दी गई है, इस टेबल के अंदर क्या बताया गया आपको, कुछ एक ह्यूमन डिजीज़ बताई गई हैं जो किसके द्वारा कोज की जाती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। तो सबसे पहले डिजीज़ का नाम दिया गया आपको फर्स्ट कॉलम के अंदर। उसके बाद सेकंड कॉलम के अंदर आपको कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से वो बीमारी हमें हुई है। उसके बाद नेक्स्ट है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, किसके थ्रू वो जो बीमारी है वो फैलती है। प्रिवेंटिव मेजर, प्रिवेंटिव मतलब कैसे आप उस बीमारी से बच सकते हैं, कैसे आप उस बीमारी को रोक सकते हो अपने पास तक पहुंचने में। तो देखिए इसके अंदर टेबल के अंदर क्या है, सबसे पहला आपका ट्यूबरक्लोसिस, जिसको हम टीबी की बीमारी बोलते हैं। ये किसकी वजह से होती है, बैक्टीरिया की वजह से होती है। और ये फैलती कैसी है, एयर टू एयर, मतलब इन्फेक्टेड पर्सन अगर एयर के अंदर स्नीजिंग वगैरह करेगा तो वो किसके अंदर चली जाएगी, हेल्दी पर्सन के अंदर। मीज़ल्स, ये किसके थ्रू फैलते हैं, वायरस के थ्रू। चिकन पॉक्स, ये भी कैसी डिजीज़ है, वायरल डिजीज़ है। पोलियो, पोलियो की आपने ड्रॉप्स वगैरह भी पी होंगी बचपन में, तो पोलियो भी कैसी डिजीज़ है, आपकी वायरल डिजीज़ है। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन इन सभी का क्या है, आपका एयर है। और जो चिकन पॉक्स है वो कॉन्टैक्ट से भी फैलती है, एयर से भी फैलती है, एयर के साथ साथ वो फिजिकल जो हम कॉन्टैक्ट करते हैं, अगर किसी को चिकन पॉक्स बीमारी है और उसको हमने टच कर लिया, हैंडशेक कर लिया, तो वहाँ से वो जो वायरस है वो कहाँ एंटर कर जाएगा, हमारी बॉडी के अंदर। लाइक पोलियो, पोलियो किससे फैलती है, आपकी एयर से फैलती है और इन्फेक्टेड वाटर से फैलती है। अगर मान लिया पोलियो का वायरस
पानी के अंदर चला गया है और वो पानी आपने अपनी बॉडी के अंदर कंज्यूम कर लिया है, तो उससे क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर भी क्या आ जाएगा, पोलियो का वायरस आ जाएगा और जिससे हमें क्या हो जाएगा, पोलियो डिजीज़। अब उसके बाद हैं जितने भी हमारी वायरल डिजीज़ हैं, इनसे हम कैसे बच सकते हैं। देखो एयर के थ्रू जो बीमारी फैल रही है वो तो क्या बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि एयर में तो हम क्या है, हर टाइम एयर के अंदर सांस लेना है हमें, तो कैसे हम बच सकते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप देखिए इन्होंने क्या बोला है, कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन। अभी चल रहा है ना आपका कोविड-19 की वजह से आइसोलेट कर रखा है सभी को। आइसोलेशन किस लिए, मतलब अलग कर देना हमें सभी से, जिसको भी इस तरह की बीमारी है जो कि दूसरे के अंदर जल्दी से एयर के थ्रू फैल रही है, तो हमें उस जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसको क्या करना चाहिए, अलग थलग करके रखना चाहिए। उसको अलग से रखेंगे हम तो क्या होगा, जो दूसरे पर्सन है उसके अंदर वो बीमारी फैलने के चांस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। कीप द पर्सनल बिलोंगिंग ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर। जो पर्सनल बिलोंगिंग है, मतलब जो भी चीज़ें हैं पेशेंट की, लाइक उसका फ़ोन है या कोई भी उसका जो आइटम है, उसको हमें टच करने से बचना चाहिए, क्योंकि उसको किसने टच किया होगा, उस पेशेंट ने टच किया होगा और उस टच के थ्रू वो कहाँ आ जाएंगे, वो वायरस हमारी बॉडी के अंदर। वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट द सुटेबल एज। और अगर हमें पता है ये डिज़ीज़ की अगर हमारे पास वैक्सीनेशन है, तो हमें जो स्टार्टिंग एज होती है अपनी, उसके अंदर क्या कर लेना चाहिए, वैक्सीनेशन करवा लेना चाहिए इस तरह की डिज़ीज़ की, क्योंकि टीबी, मीज़ल्स, चिकन पॉक्स और पोलियो, इन सभी की हमारे पास वैक्सीनेशन क्या है, अवेलेबल है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, कोलेरा और टाइफाइड, ये दोनों कैसे हैं आपकी बीमारियां, बैक्टीरियल डिजीज़ हैं और किसके थ्रू फैलती हैं, वाटर के थ्रू। और जो कोलेरा है वो फूड के थ्रू भी फैलता है। कैसे हम इससे बच सकते हैं, मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स, मतलब हमें क्या रखना चाहिए, अपने हैबिट जो अपना एनवायरनमेंट है वहाँ पे साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा देखो फूड से भी फैल रही है कोलेरा, तो क्या करना चाहिए, आपको कैसा फूड खाना चाहिए, जो कि अच्छी तरह से आपका कुक्ड फूड हो, और जो आपको वाटर है वो कैसा ड्रिंक करना चाहिए, बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर। देखो वो डॉक्टर बोलते हैं ना कई बार कि जैसे कि कोई भी अगर पेशेंट है तो इसको ना पानी उबाल के दीजिए। क्यों बोलते हैं वो पानी उबालने के लिए, ताकि जो पानी के अंदर जितने भी हमारे बैक्टीरिया हैं वो उबलने के बाद क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। और उसके अलावा वैक्सीनेशन तो है ही हमारे पास एक लास्ट ऑप्शन, जो कि हमें ज़रूर करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है आपकी हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस एक लीवर से रिलेटेड बीमारी है। ये किसकी वजह से होती है, वायरस की वजह से होती है, और ये हमारी बॉडी में एंटर किसके थ्रू करती है, वाटर के थ्रू। तो अब देखो पानी के थ्रू भी हमारी बहुत सारी बीमारियाँ फैलती हैं, तो हमें पानी का साफ ध्यान रखना चाहिए कि कैसा पानी हम ड्रिंक करें। हमें कैसा पानी ड्रिंक करना चाहिए, जो कि हमारी बॉडी के अंदर माइक्रोब्स को ना लेके जाए। मतलब हमें पानी कैसा यूज़ करना चाहिए, सुटेबल ड्रिंकिंग वाटर, जो कि प्योर फॉर्म में हो। तो इसमें देखो अगर पानी से बीमारी फैल रही है तो क्या होगा, आपको पानी ही ऐसा पीना पड़ेगा। ड्रिंक बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, हमें कैसा पानी चाहिए, पीना चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर बॉइल्ड फॉर्म में। और इसके अलावा वैक्सीनेशन तो ऑप्शन है ही हमारे पास। नेक्स्ट है उसके बाद मलेरिया। मलेरिया कैसे डिजीज़ है जो किसकी वजह से फैलती है, प्रोटोजोआ की वजह से, और कैरियर कौन है इसका, मॉस्किटोज़ है। तो क्या करेंगे आप, नेट यूज़ करेंगे, ठीक है, मच्छरदानी बोलते हैं जिसको हम, रेपलेंट्स यूज़ करेंगे, मॉस्किटो रेपलेंट जो ऑल आउट वगैरह आप यूज़ करते हैं। स्प्रेइंग इंसेक्टिसाइड एंड कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ द मॉस्किटो बाय नॉट अलोविंग वाटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग। और आपको क्या करना है, इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना, करते हैं ना जैसे गवर्नमेंट, जैसे मॉस्किटो का जब टाइम आता है बारिश वगैरह के टाइम पे, तो क्या किया जाता है, इंसेक्टिसाइड स्प्रे किया जाता है। और आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हो, कूलर वगैरह के अंदर पानी है उसको इकट्ठा आपको नहीं होने देना है, रेगुलर इंटरवल्स के अंदर क्या करते रहना है, उसको चेंज करते रहना है। तो ये था हमारा सारा कि क्या कौन कौन सी डिजीज़ है, क्या कैरियर है, कैसे इनसे हम अपने आप को बचा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, सम ऑफ कॉमन डिजीज अफेक्टेड ह्यूमन, देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन, जनरल मेथड ऑफ प्रिवेंशन। हाँ यही रीड किया हमने ऊपर सारा अभी। अब नेक्स्ट है इसके अंदर आपका डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स। अभी तो हमने सारा किया था क्या, ह्यूमन बींग्स के अंदर डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अभी हम करेंगे एनिमल्स के अंदर। तो जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये हमें इन्फेक्ट नहीं करते, ह्यूमन बींग्स को इन्फेक्शन नहीं करते ओनली ये, इसके अलावा जो हमारे दूसरे एनिमल्स हैं, जो हमारे प्लांट्स हैं, उनको भी क्या करते हैं, ये इन्फेक्शन करते हैं। तो यहाँ पे साइड में देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, रॉबर्ट कोच डिस्कवर द बैक्टीरियम बैसिलस एंथ्रैक्स विच कोज एंथ्रैक्स डिजीज़। एंथ्रैक्स एक डिजीज़ है जो किसकी वजह से होती है, बैक्टीरिया की वजह से होती है, और बैक्टीरिया का नाम क्या है, बैसिलस एंथ्रैक्सिस। ये क्या है, बैक्टीरिया का नाम है जो ये डिजीज़ कोज करता है।
in other animals. Example is a dangerous human and cattle disease caused by bacterium. एंथ्रेक्स क्या है? एक डेंजरस ह्यूमन और कैटल डिजीज़ है. कैटल में मतलब क्या है? जो हमारे काव हैं, बफेलोज हैं, उनको हो जाती है ये एंथ्रेक्स डिजीज़. इसके अलावा यहाँ पे एक देखो बैक्टीरियम वर्ड लिखा गया है. बैक्टीरिया और बैक्टीरियम में क्या डिफरेंस है? बैक्टीरिया तो है आपका प्लूरल फॉर्म, मतलब कई सारे बैक्टीरिया की बात हो रही है, और बैक्टीरियम का मतलब है यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म. सिंगुलर तो हम यहाँ पे सिंगुलर यूज़ करेंगे. कोई पर्टिकुलर डिजीज़ बतानी हमें तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? सिंगुलर फॉर्म यूज़ करेंगे. इसके अलावा और कौन सी डिजीज़ है जो हमारे एनिमल के अंदर हो जाती है? फुट एंड माउथ डिजीज़ ऑफ कैटल इज़ कोज्ड बाय आ वायरस. मतलब आपसे यहाँ से क्वेश्चन बन गया है कि फुट और जो माउथ डिजीज़ है वो कैसी डिजीज़ है? वायरल डिजीज़ है, बैक्टीरियल डिजीज़ है, कैसी है? तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आपका? कैसी डिजीज़ है? ये एक वायरल डिजीज़ है, और ये हमारे कैटल्स के लिए बहुत ही डेंजरस डिजीज़ है. मुंह खुर की बीमारी बोला जाता है इसको. नेक्स्ट है आपका डिजीज़ कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स. प्लांट्स के अंदर जो हमारे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कौन कौन सी डिजीज़ कोज करते हैं? तो सबसे पहले देखिए सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोज डिजीज़ इन प्लांट. लाइक कौन कौन से प्लांट में डिजीज़ कोज करते हैं? ये वीट है, राइस है, पोटैटोज़ है, शुगर केन है, ऑरेंज है, एप्पल है, और कुछ एक हमारे और भी प्लांट्स हैं. तो इससे क्या होगा? जब ये बीमारी लग जाएगी हमारे प्लांट्स के अंदर तो हमारे जो प्लांट्स की जो यील्ड है, जो उपज है, वो क्या हो जाएगी? वो कम हो जाएगी. तो इससे क्या होगा? हमारी मतलब जो प्लांट है, बहुत सारे प्लांट, हमारा जो फूड है वो वेस्ट हो जाएगा. तो हमें क्या करना पड़ेगा? इन डिजीज़ को क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल करना पड़ेगा. कैसे कंट्रोल करते हैं हम? बाय द स्प्रेइंग ऑफ द इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड, जिससे क्या होगा? हमारे जो यील्ड है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी. अब देखिए सम कॉमन प्लांट डिजीज कोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सबसे पहले है सिट्रस कैंकर. सिट्रस कैंकर जो भी हमारे खट्टे फ्रूट होते हैं उसके अंदर ज़्यादातर जो ये बीमारी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सिट्रस कैंकर. किसकी वजह से होती है? ये बैक्टीरियल डिजीज़ है ये. और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसका? एयर के अंदर ये डिजीज़ के जो बैक्टीरिया हैं वो फैल जाते हैं. नेक्स्ट है आपका रस्ट ऑफ वीट. रस्ट ऑफ वीट भी क्या है? आपकी एक प्लांट डिजीज़ है. किसकी वजह से होती है? ये फंगस की वजह से होती है. और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसका? एयर भी है और साथ में क्या है? सीड्स भी है. नेक्स्ट है आपका यहाँ पे येलो मोजेक वेन मोजेक ऑफ भिंडी. भिंडी को हम ओकरा भी बोलते हैं. और ये कैसी डिजीज़ है? ये भिंडी के अंदर होती है ये डिजीज़. वायरल डिजीज़ है ये. और ये किसकी वजह से फैलती है? इंसेक्ट्स की वजह से फैलती है. और हम क्या करेंगे? केमिकल्स का यूज़ करते हैं इन इंसेक्ट्स को, या फिर जो भी हमारे डिजीज़ कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो प्लांट के अंदर डिजीज़ फैलाते हैं, केमिकल्स का यूज़ करके उसको हम क्या करते हैं? किल करते हैं. उसके बाद नेक्स्ट है आपका फूड पॉइजनिंग. फूड पॉइजनिंग क्या है? देखो कई बार हुआ भी होगा आपके साथ. डॉक्टर के पास जाते हो, आपको वोमिटिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है तो डॉक्टर बोलते हैं आपको फूड पॉइजनिंग हुआ है. तो क्या मतलब है इस फूड पॉइजनिंग का? तो यहाँ पे एक एक्टिविटी से बताया गया है. बूजो है जिसके अंदर बूजो वॉज इन्वाइटेड बाय हिज फ्रेंड टू अ पार्टी. बूजो को उसके फ्रेंड ने एक पार्टी में इन्वाइट किया. एंड ही एट अ वैरायटी ऑफ फूड स्टफ. उसने वहाँ पे क्या किया? पार्टी के अंदर खूब जम के उसने खाना खाया, अलग अलग वेराइटीज़ का. ऑन रीचिंग होम, जैसे ही वो घर पहुंचा, ही स्टार्टेड वोमिटिंग. उसको वोमिटिंग शुरू हो गई. एंड हैड टू टेकन टू अ हॉस्पिटल. उसको हॉस्पिटल ले जाया गया. द डॉक्टर सेड दैट दिस कंडीशन कुड बी ड्यू टू फूड पॉइजनिंग. डॉक्टर ने बोला जो वोमिटिंग उनको हो रही है उसके पीछे क्या रीज़न है? फूड पॉइजनिंग है. नाउ पहली वंडर्स हाउ फूड कैन बिकम अ पॉइजन. पहले को वंडर हो गया कि हमने तो खाया तो फूड था, लेकिन फूड पॉइजन में कैसे चेंज हो सकता है? फूड से जहर कैसे बन सकता है? तो अब देखिए इन्होंने यही बोला है फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म. फूड पॉइजनिंग कब होती है? जब हमारे फूड को किसने ख़राब कर दिया है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने. जैसे कि कोई डिजीज़ कैरिंग माइक्रोब हमारे फूड के ऊपर आके बैठ गया है, या फूड के अंदर एंट्री कर गया है वो एयर से या पानी के थ्रू, तो वो क्या कर देगा? हमारे फूड को क्या कर देता है? पॉइजन कर देता है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस. और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि हमारे फूड के अंदर एंट्री कर चुके हैं वो ग्रो करेंगे, वो अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाएंगे हमारे फूड के अंदर ही, और जिसकी वजह से क्या बनाएंगे? वो टॉक्सिक सब्सटेंस. दीज टॉक्सिक सब्सटेंस मेक द फूड पॉइजन. और ये टॉक्सिक सब्सटेंस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने बनाए हैं वो हमारे फूड को क्या कर देंगे? पॉइजनस कर देंगे. और जिसकी वजह से हमें क्या होगा? हमने ईट तो क्या किया था? फूड किया था, लेकिन उसके साथ साथ जो भी पॉइजनस हमारे माइक्रोब्स ने बना रखा था फूड के अंदर, वो पॉइजन भी हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर गया है, जिसकी वजह से हमें क्या होगी? बीमारी हो जाएगी, सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ. और कई बार तो इतने ज़्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस बना देते हैं माइक्रोब्स की आदमी की क्या हो जाती है? डेथ तक हो जाती है.
सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फूड को प्रिजर्व करना पड़ेगा। कहाँ से, किससे बचाने के लिए, इन माइक्रोब से बचाने के लिए। तो कैसे हम फूड को प्रिजर्वेशन करें। अब देखिए नेक्स्ट आपका टॉपिक यही है, फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन में आपने प्रिजर्वेशन ऑफ ग्रेन्स आपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर किया था कि जो भी कटाई के बाद जो हमारे पास ग्रेन्स आ गए हैं उनको हम कहाँ पे प्रिजर्व कर देते हैं, अपने किसी भी कंटेनर्स के अंदर, आयरन कंटेनर्स के अंदर, ग्रेनरीज के अंदर, साइलोज के अंदर हम उसको, या घरों के अंदर हम पैकेट्स के अंदर उसको क्या कर देते हैं, स्टोर कर देते हैं, फूड को प्रिजर्व कर देते हैं। वो तो था आपका अनकुक्ड फूड। लेकिन अगर आपका फूड कुक्ड है तो उसको कैसे प्रिजर्व किया जाए। जैसे खाना आपने बना लिया है, जैसे आपने वेजिटेबल बना ली है, तो उस पकी हुई वेजिटेबल को हम कैसे प्रिजर्व करें। घर पे आपने यूज़ करते हुए देखा होगा रेफ्रिजरेटर, फ्रिज यूज़ करते हैं हम। तो जैसे भी जो भी आपका एक्स्ट्रा खाना बच जाता है तो हम उसको कहाँ पे स्टोर कर देते हैं, उसको हम फ्रिज के अंदर स्टोर कर देते हैं। फ्रिज के अंदर क्यों स्टोर करते हैं, क्योंकि टेम्परेचर वहाँ पे क्या होता है, कम होता है। और कम टेम्परेचर के अंदर जो हमारे माइक्रोब्स हैं उनकी ग्रोथ क्या है, जल्दी से नहीं हो पाती है, इसलिए वो हमारे खाने को ख़राब नहीं कर पाते हैं। तो देखिए इसके अंदर क्या लिखा है, यू नो डेट ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड अंडर मॉइस्ट कंडीशन इज अटैक्ड बाय फंगस। अगर ब्रेड को कई दिनों के लिए रख दिया गया है तो उसके ऊपर कौन अटैक कर देता है, फंगस अटैक कर देती है। और फंगस क्या कर देती है, उस ब्रेड को ख़राब कर देती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल अवर फूड। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, हमारे फूड को स्पॉइल कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं। स्पॉइल्ड फूड एमिट्स बैड स्मेल एंड हैड अ बैड टेस्ट एंड चेंज कलर। और आपको कैसे पता चलेगा कि हमारा फूड स्पॉइल हो गया है, ख़राब कर दिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने, उसका जो टेस्ट है, टेस्ट चेंज हो जाएगा, स्मेल चेंज हो जाएगी, और इवन जो कलर है हमारे फूड का वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। स्पॉइलिंग ऑफ फूड इज़ अ केमिकल रिएक्शन। उन्होंने क्वेश्चन किया आपसे, क्या फूड का स्पॉइल होना केमिकल चेंज है। यस, इट इज़ अ केमिकल चेंज, क्योंकि जो हमारा फूड पॉइजन बना है वो एक नया सब्सटेंस बना है। और केमिकल चेंज के अंदर, केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या होता है, हमेशा एक नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट देखिए, पहेली bought some mangoes but she could not eat them for a few days. Later she found out that they were spoiled and rotten. इन्होंने क्या बोला है कि पहेली ने कुछ मैंगोज बोट किए हैं, खरीदे उसने, और उसने क्या किया, उन मैंगोज को ईट नहीं किया कुछ दिनों के लिए। कुछ दिनों के बाद जब वो उसको खाने के लिए ओपन करती है तो उसको क्या दिखाई दिया वहाँ पे कि जो सारे मैंगो थे वो ख़राब हो चुके थे, सड़ चुके थे। बट शी नोज डैट द मैंगो पिकल हर ग्रैंड मदर मेक डोंट स्पॉइल फॉर अ लॉन्ग टाइम। लेकिन उसको ये भी याद है कि जो उसकी ग्रैंड मदर ने पिकल बनाया है मैंगो का, वो तो लंबे टाइम तक ख़राब नहीं हुआ। वो कंफ्यूज हो गई, जो मैंगो खुद लेके आई है वो तो ख़राब हो गए हैं, जो पिकल उसकी ग्रैंड मदर ने बनाया था मैंगो का, सेम वही मैंगो ही है, तो वो ख़राब नहीं हुआ है। तो वो क्या है, यहाँ पे कंफ्यूज है। तो अब यही बताया गया है कि कैसे हमारा जो पिकल है वो ख़राब नहीं होता है। मतलब हम उसके अंदर क्या ऐड करते हैं, कुछ एक फूड प्रिजर्वेटिव ऐड करते हैं। फूड प्रिजर्वेटिव मतलब जो कि हमारे खाने को लंबे टाइम तक सेव रखते हैं, खाने को लंबे टाइम तक ख़राब होने से बचाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, फूड प्रिजर्वेटिव। और ये जो मेथड्स हैं हम घर पे भी अप्लाई करते हैं। तो देखिए सबसे पहले केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में क्या है, सोल्ट एंड एडिबल ऑयल्स आर कॉमन केमिकल जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आपको ध्यान होगा जैसे कि हम अचार वगैरह डालते हैं तो उसके अंदर क्या करते हैं, ऑयल मिक्स करते हैं हम और सोल्ट मिक्स करते हैं। तो जो ऑयल और सोल्ट है ये क्या करते हैं, जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी ग्रोथ को होने से स्टॉप कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा खाना क्या है, लंबे टाइम तक प्रिजर्व रहता है। और इनको ऑयल को और एडिबल सोल्ट्स को हम क्या बोलते हैं, प्रिजर्वेटिव। We add salt and acid preservative to pickle to prevent the attack of microbes. हम क्या ऐड करते हैं, अपने सोल्ट और एसिड ऐड करते हैं पिकल्स के अंदर, और जो क्या करता है, हमारे जो पिकल वगैरह है उसको लंबे टाइम तक सेव रखता है। सोडियम बेंजोएट, इसके अलावा ये कुछ केमिकल प्रिजर्वेटिव आपके सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, ये भी क्या है, हमारे प्रिजर्वेटिव है। इनका यूज़ हम कहाँ करेंगे, जैम के अंदर, स्क्वैशेस के अंदर, ताकि वो हमारे लंबे टाइम तक स्टोर रख सकें उनको हम। अब देखो आपको जैसे कि जैम वगैरह है उसके अंदर तो हम ऑयल नहीं डाल सकते, सोल्ट नहीं डाल सकते, तो उनको प्रिजर्व करने के लिए क्या किया जाता है, इन केमिकल्स को यूज़ किया जाता है, सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। उसके बाद नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट क्या है आपका, नमक है। नमक से हम कैसे प्रिजर्वेशन करेंगे, नमक से हम प्रिजर्वेशन कर सकते हैं मीट का, फिशेस का,
और इससे क्या होगा कि जो सोल्ट है वो क्या करेगा, बैक्टीरिया की ग्रोथ को होने से रोक देगा। सोल्टिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला, रो मैंगोज और टैमरिड। इमली है, आंवला है और मैंगोज है, जो कच्चे आम है, उसको भी प्रिजर्व करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उनके अंदर सोल्ट ऐड कर देते हैं। सोल्ट कौन सा, जो हम कंज्यूम करते हैं, जो एडिबल सोल्ट है, उसी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका प्रिजर्वेशन बाय शुगर। हम जैम है, जेलीज है, स्क्वैशीज़ है, उनको प्रिजर्व करने के लिए उनके अंदर क्या ऐड कर देते हैं, शुगर ऐड कर देते हैं। और शुगर क्या करती है, जो मॉइस्चर कंटेंट है उसको कम कर देगी, और जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया वगैरह है जो हमारे फूड को स्पॉइल करते हैं, उनकी ग्रोथ क्या हो जाएगी, इनिबिट का मतलब कम हो जाएगी, रुक जाएगी हमारे बैक्टीरियाज की ग्रोथ। किसकी वजह से, शुगर की वजह से। उसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनीगर। हम अपने खाने को, अपने फूड को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, ऑयल और विनेगर का यूज़ करके। ऑयल का जैसे आपको पता है मस्टर्ड ऑयल हम यूज़ करते हैं, विनेगर जिसको हम सिरका बोलते हैं, पिकल्स के अंदर डाला जाता है। ये क्यों डाला जाता है, क्योंकि जो आपका ऑयल है और जो एसिड है उसके अंदर बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर सकते, वो लंबे टाइम तक जिंदा नहीं रह सकते। अगर हम ऑयल ऐड करेंगे और विनेगर ऐड करेंगे तो बैक्टीरिया क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे जो फूड है वो लंबे टाइम तक हम स्टोर रख पाएंगे। वेजिटेबल, फ्रूट, फिश एंड मीट आर ऑफन प्रिजर्व बाय दिस मेथड। इस मेथड से कई बार हम वेजिटेबल्स को, फ्रूट को, फिशेस को और मीट को भी क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। नेक्स्ट देखिए हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। ये तो हम घर पे डेली यूज़ करते ही हैं। कभी हम क्या करेंगे, खाने को बचाने के लिए गर्म कर देंगे, कभी उसको ठंडा कर दिया जाएगा, फ्रिज में रख दिया जाएगा। आपने देखा होगा ना, जैसे हम क्या करते हैं, मिल्क को बॉयल करके रखते हैं। बॉयल करके क्यों रखा जाता है, क्योंकि बॉयल करने से जो भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो किल हो जाएंगे, और जो हमारा दूध है वो लंबे टाइम तक हमारा स्टोर रख पाएंगे हम। नेक्स्ट देखिए इसके बाद सिमिलरली वी कैप आवर फूड आइटम इन द रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर में क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा, और टेम्परेचर कम होगा तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी ग्रोथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है, देखिए इसके अंदर क्या बोला गया है, वाई डज द मिल्क डैट कम इन द पैकेट्स नॉट स्पॉइल। जो हम पैकेट्स के अंदर जो मिल्क लेके आते हैं वो जल्दी से स्पॉइल नहीं होता, जल्दी से ख़राब नहीं होता। माई मदर टोल्ड मी डैट द मिल्क इज़ पास्चुराइज्ड। उन्होंने बोला है कि जो इनकी मदर है इस बच्चे की, जिसने क्वेश्चन किया है, उन्होंने बोला है कि जो ये मिल्क आता है आपका पैकेट्स के अंदर, ये मिल्क कैसा है, पास्चुराइज्ड मिल्क है। तो उसने क्वेश्चन किया कि ये पास्चुराइजेशन होता क्या है। आप खुद चेक करना कि जो भी हमारे मिल्क के पैकेट्स हम लेके आते हैं मार्केट से, उनके ऊपर लिखा होता है पास्चुराइज्ड मिल्क। तो इस पास्चुराइजेशन का मतलब क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पास्चुराइजेशन। देखिए क्या है, पास्चुराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग। जो पास्चुराइज्ड मिल्क है उसको हम बगैर बॉयल करके एज इट इज़ भी यूज़ कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि वो फ्री होता है हार्मफुल माइक्रोब से। अब पास्चुराइजेशन देखिए होता क्या है, इसके अंदर क्या किया जाता है, जो मिल्क है उसको 70 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाता है। कितने टाइम के लिए गर्म किया जाता है, 15 to 30 सेकेंड, मतलब कम ही टाइम के लिए क्या किया जाएगा, मिल्क को 70 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाएगा। एंड देन सडनली चिल्ड, और उसको फिर क्या किया जाएगा, पहले तो गर्म किया जाएगा, फिर उसको एकदम से ठंडा कर दिया जाएगा, और फिर उसको क्या कर दिया जाएगा, स्टोर कर दिया जाएगा। तो ऐसे क्या होगा, एकदम से पहले हमने क्या किया, दूध को गर्म किया है, फिर उसको ठंडा कर दिया है, तो ऐसे में जो माइक्रोब्स हमारे मिल्क के अंदर प्रेजेंट थे वो क्या हो जाएंगे, किल हो जाएंगे। और माइक्रोब किल हो गए तो क्या होगा, हमारे दूध को जो स्पॉइल है वो कौन करता है, माइक्रोब से स्पॉइल करते हैं। अगर हमने इस माइक्रोब को ही किल कर दिया तो क्या होगा, हमारा जो दूध है वो लंबे टाइम तक खराब नहीं होगा। तो बाय डूइंग सो इट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। ऐसा करने से क्या होगा, हमारी जो माइक्रोब्स की जो ग्रोथ है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पास्चुराइजेशन। दिस प्रोसेस वॉज डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्चर। उसी के नाम पे इसको पास्चुराइजेशन नाम दिया गया है। लुइस पास्चर ने इसको डिस्कवर किया था, तो इसी के नाम पे क्या रख दिया गया है, प्रोसेस का नाम रख दिया गया है पास्चुराइजेशन। उसके बाद नेक्स्ट है आपका स्टोरेज एंड पैकिंग। स्टोरेज क्या करते हैं, खाने के जो हमारे जैसे ड्राई फ्रूट्स हैं या कुछ एक हमारी वेजिटेबल्स हैं, वो आपने चेक किया होगा मार्केट के अंदर ना, उसको एयर टाइट पैकेट्स के अंदर डाल दिया जाता है। एयर टाइट पैकेट्स के अंदर क्या होगा कि जो हमारे जो फूड आइटम्स हैं वो क्या होंगे, एयर के कंटेक्ट में नहीं आएंगे, और एयर के कंटेक्ट में नहीं आएंगे तो क्या होगा, जो माइक्रोब्स हमारे कहाँ पे प्रेजेंट थे, एयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो हमारे फूड आइटम को ख़राब नहीं कर पाएंगे। तो ये भी क्या था आपका एक मेथड ऑफ स्टोरिंग ऑफ फूड आइटम्स।
ये सारे आपके क्या हैं, देख लिया होगा आपने। प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट, प्रिजर्वेशन बाय शुगर, प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, पास्चुराइजेशन, स्टोरेज एंड पैकिंग, ये सब क्या थे हमारे, कैसे हम अपने फूड को क्या करें, प्रिजर्व करें। फूड प्रिजर्वेशन के हमारे पास क्या थे, मेथड्स थे। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर हम करेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, इंपॉर्टेंट है, लास्ट टॉपिक बचा हुआ हमारा ये, और इसके साथ हम करेंगे फिर क्वेश्चन आंसर, एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।